इंग्लैंड में 6 माह रहने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि अब मेरी दिलचस्पी राबेल में ख़त्म हो गई थी। मुझ पर इस खबर का ख़ास असर नहीं हुआ था, लेकिन मैं गलत था। उस दिन मैं उमर के साथ कॉलेज गया था और मैंने इंग्लिश डिपार्टमेंट जाने की कतई कोशिश नहीं की, लेकिन उस दिन सब इत्तेफाकात से बड़ा इत्तेफाक हुआ था। कॉलेज से वापस घर जाते हुए वो मुझे सड़क के किनारे दिखाई दी थी और मैं जो उसे एक आम सी लड़की समझने का तहैया कर चुका था, पता नहीं किस तरह बेकाबू हुआ और मैंने गाड़ी बिल्कुल उसके करीब जाकर रोक दी। वो चंद लम्हों के लिए ठिठक कर रुक गई थी, लेकिन फिर मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही उसकी तेवरी पर बल पड़ गए थे और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसका ये अंदाज़ अच्छा लगा। बहुत अरसे बाद किसी लड़की ने मुझे देखकर यूँ बेजारी का इजहार किया था, वरना तो मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही लड़कियां शहद की मक्खी की तरह मेरी तरफ खिंची चली आती थीं। हैरत अंगेज़ बात यह हुई थी कि तेवरी पर बल डालने के बावजूद वो मेरी तरफ बड़े बेधड़क अंदाज में आई थी। हाँ जी, क्या मसला है आपको? उसने मेरे करीब आते ही बड़े तीखे अंदाज से सवाल किया था। मैंने फ्रंट सीट पर बैठे बैठे ही जवाब दिया, मसला तो शायद आपको दरपेश है। मैंने तो आपको देखकर रुक गया था कि शायद आपको लिफ्ट की ज़रूरत हो। उसने मेरी बात काटते हुए पहले से भी ज़्यादा तुर्श लहजे में कहा, क्या मैंने आपसे लिफ्ट मांगी थी जो आप इस तरह अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं? मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे वो पहले ही किसी बात पर गुस्सा थी और मैं ख्वामख्वाह उसके अताब का निशाना बन रहा हूँ। इसलिए मैंने उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए मज़ीद वजाहत की। आप पैदल जा रही थी तो इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी ताकि आपको घर पहुंचा दूं। जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या इस कॉलेज की हर पैदल जाने वाली लड़की को आप घर पहुंचाते हैं? और अगर ऐसा करते हैं तो बराए मेहरबानी अपनी नवाजिश अपने पास रखें, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और आइंदा कभी इस तरह मेरे पास गाड़ी लाकर मत खड़ी करना। बड़े अक्खड़ लहजे में कहते हुए वो गाड़ी के पास से हटना चाह रही थी और मैंने उससे अचानक कहा, हर किसी के लिए तो गाड़ी नहीं रोकी जाती, ये तो कुछ ख़ास लोगों के लिए रोकी जाती है, जैसे मेरे लिए तुम ख़ास हो। आपसे तुम पर आने में मुझे एक लम्हा लगा था और वो एक अजीब शॉक्ड हालत में मेरे सामने खड़ी थी। शायद वो मुझसे ऐसे किसी जुमले की तवक्को नहीं कर रही थी। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, फिर तुमने एग्ज़ाम में टॉप किया था, इसकी मुबारकबाद भी तुम्हें मिलनी चाहिए थी। मैंने सोचा। उसने बड़े गज़बनाक अंदाज में मेरी बात काट दी थी। तुम सोचा मत करो क्योंकि तुम ये काम करने के काबिल नहीं हो। सोचने के लिए दिमाग चाहिए और तुम्हारा दिमाग क्रिकेट ख़राब कर चुकी है। मैंने कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तंबीही अंदाज में उंगली मेरी तरफ करते बड़े ज़ोर से कहा था, अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात सुनो। ज़रा अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। है क्या तुम में जो इस किस्म की फजूल बकवास कर रहे हो? तुमसे 4 साल सीनियर हूँ मैं। तुम्हें तो मुझसे इस किस्म की बेहुदा बात करने से पहले डूब कर मर जाना चाहिए। तुम्हें घर में कोई रोक टोक करने वाला, कोई समझाने वाला नहीं है? तुम्हें इस तरह खुला छोड़ा हुआ है? कैसा ख़ानदान है तुम्हारा? जाओ जाकर घर वालों से कहो कि तुम्हें लगाम डाल कर रखें, लोगों के लिए अजाब बनाकर छोड़ देते हैं। वो ये कहकर बड़ी तेज़ी से वहाँ से चली गई थी और मैं स्टीयरिंग व्हील पर हाथ जमाए दांत पीछे उसे जाता देखता रहा। मुझ में ऐसी कौन सी खामी थी जो उसे मुझसे यूँ मुतनफ़्फ़िर कर रही थी? ये सवाल बार बार मेरे जहन में गूंज रहा था। घर आकर भी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा था। वो जो एक खुश फहमी थी कि अब मुझे इसमें कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होगी, वो ख़त्म हो गई थी। मैं जान चुका था कि वो अब भी मेरे लिए उतनी ही अहम है जितनी पहले थी और पहली दफ़ा मैंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया था। इस बेइज्जती के बाद मुझसे कतई नफ़रत महसूस नहीं हुई, हालांकि होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे उस पर गुस्सा तक नहीं आया। मैं उसके बारे में संजीदगी से सोचने लगा था, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई और कदम उठाता मुझे टीम के साथ दौरे पर जाना पड़ा। बैरूनी दौरे से वापसी पर होम सीज़न शुरू हो गया और मैं जब इन सब से फारिग हुआ तो इस वक्त वो कॉलेज से फ्री हो चुकी थी। मुझे ये इत्मीनान था कि मेरे पास उसका एड्रेस है, इसलिए मैं कभी भी उससे रब्ता कर सकता हूँ। इसी इत्मीनान के साथ मैं इंग्लैंड चला गया था। काफ़ी माह वहाँ गुजारने के बाद मैं वापस पाकिस्तान आया था और यहाँ फिर एक गैर मुल्की टीम के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए मेरा इंतखाब कर लिया गया था। मैं चाहते हुए भी फौरी तौर पर उससे रब्ता नहीं कर पाया और फिर पता नहीं क्या हुआ, उसका ख्याल मेरे जहन से महव हो गया। मुझे दोबारा उसका ख्याल उस वक्त आया जब चंद माह बाद एक दिन अखबार में एमए इंग्लिश पार्ट 2 में टॉप करने वाली तालिबा के तौर पर मैंने उसकी तस्वीर देखी और तस्वीर देखने के साथ ही एकदम मुझे उससे वाबस्ता सारे वाक़यात याद आने लगे और बेख्तियार से होकर मैंने उसका टेलीफ़ोन नंबर तलाश किया और फिर उसे फ़ोन किया था। लेकिन ये जानकर मुझे शौक़ लगा था कि वो वहाँ से जा चुके थे और अब वहाँ इस मकान के नए मालिक थे। चंद लम्हों के लिए तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी सांस ही बंद हो गई है। अपने औसान बहाल करते हुए मैंने इस मकान के नए मालिक से दरख्वास्त की थी कि वो मुझे उसके बारे में कोई इत्तला दें अगर वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताकर और मायूस कर दिया था कि उन्होंने वो मकान किसी प्रॉपर्टी डीलर से ख़रीदा था, इसलिए वो इस मकान के पुराने मालिकों के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे बहुत शौक़ पहुंचा, लेकिन शौक़ से ज़्यादा मायूसी हुई थी। आखिर मैं उनसे रब्ता कैसे करता?
चंद हफ्ते मैं उसे ढूंढने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं अपने नज़दीकी दोस्तों को उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था, और जिन लोगों के ज़रिए मैं उसका अता पता मालूम करने की कोशिश करता रहा था वो उसके बारे में ज़्यादा बाइल्म नहीं थे। चंद हफ्तों की भागदौड़ के बाद भी नाकामी होने की वजह से मैंने अपनी कोशिशें तर्क कर दी, लेकिन राबेल अली मेरे जहन से महव नहीं हुई। फिर 4 साल गुजर गए। इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया। पहले मैं पाकिस्तान के टॉप बॉलर्स में था। 4 सालों में बैनुल-अक़वामी तौर पर मेरा डंका बजने लगा था। पहले मैं सिर्फ बॉलर था, फिर मैंने बैटिंग में भी अपना लोहा मनवा लिया। एक दुनिया मेरे आगे पीछे फिरती थी। मेरे पास सिर्फ रुपया नहीं, बेशुमार रुपया था। फिर मादी लिहाज से मैं जितना ऊपर गया था, अखलाकी लिहाज से इतना ही नीचे गिर गया था। पहले मेरे अफेयर्स छुपे रहते थे, लेकिन अब मेरे अफेयर्स सिर्फ अंदरूनी मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी मशहूर थे। लेकिन इसके बावजूद मेरी शोहरत और मेरे चाहने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं हुई थी। ना ही मेरे ख़ानदान ने कभी मेरे किसी अफेयर पर एतराज़ किया था। मैं उनके सामने अपने हर स्कैंडल को बोगस करार देता था और वो इस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते, और यकीन करते भी क्यों नहीं। आखिर ये मैं ही था जिसकी वजह से वो एक आम से इलाके के आम से घर से उठकर शहर के सबसे पॉश इलाके के एक 10 कनाल के मकान में मुकीम थे। मेरी वजह से ही अब इस घर के हर फर्द के पास अपनी ज़ाती गाड़ी मौजूद थी। मेरे भाइयों ने मेरे रुपए की मदद से अपना ज़ाती इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया, सो उन्हें मेरे किसी फ़ेल पर एतराज़ क्यों होता। बेशुमार लड़कियों से ताल्लुक़ात रखने के बावजूद अब भी राबेल अली मेरे सीने में एक खंजर की तरह गड़ी हुई थी। शायद वो मेरी पहली और अब तक की वाहिद शिकस्त थी, इसलिए मैं उसे ज़्यादा याद करता हूँ। और या फिर हाँ, आसान लफ्ज़ों में ये मान लेना ज़्यादा आसान है कि मैं राबेल अली से मोहब्बत करता आ रहा हूँ। वो वाहिद हकीकत है जिसे मानने में मुझे कोई आर नहीं। मुझे कभी भी ये तवक्का नहीं रही थी कि अब दोबारा कभी उससे मेरा सामना हो पाएगा, लेकिन ऐसा हो ही गया। मैं एक टेस्ट मैच खेलने के लिए फैसलाबाद गया था। एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज तक पहुंचते मैं लोगों से हाथ मिलाते और ऑटोग्राफ देते देते काफ़ी थक चुका था, और थकने से ज़्यादा मैं उकताया हुआ था। इसलिए लाउंज में पहुंचकर मैं अपनी किट और बैग रखकर चाय पीने बैठ गया था, ताकि लोग मुझे चाय पीता देखकर मेरी तरफ ना आएँ। मेरे साथ 2-3 दूसरे प्लेयर्स भी शामिल हो गए थे। चाय के सिप लेते हुए अचानक मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी थी जो हमारी टीम के मैनेजर, कोच और कैप्टन से मसरूफ़ गुफ्तगू थी। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन न जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। उसके खड़े होने का अंदाज़ बहुत मानूस सा लगा था। फिर बात करते करते उसने चेहरे को मोड़ा था और वो मेरे हाथ से चाय का कप छूटते बचा। वो बिलाशुबा राबेल अली थी। उसके चेहरे का एक एक नक्श मेरे जहन में महफूज था। मैं तो लाखों के मजमे में भी उसे पहचान जाता। लाउंज में तो फिर चंद दर्जन लोग थे। मैं एक अजीब से आलम में सोफे से टेक लगाए उसे देखता रहा। वो अब भी पहले ही की तरह थी। ब्लैक कढ़ाई वाले सफ़ेद शलवार सूट के साथ वो ब्लैक कोट में मलबूस थी। बाल अब भी स्टेप्स ही कटे हुए थे, लेकिन उनकी लंबाई में काफ़ी इजाफा हो चुका था। हाँ, अब बालों में कोई हेयर बैंड नहीं था, जो एक ज़माने में उसका ट्रेडमार्क समझा जाता था। अपने दराज ख़त के साथ वो लाउंज में बहुत नुमाया थी। मैं एक टक उसे देखता रहा। थोड़ी देर तक उसके साथ बातें करने के बाद हमारी टीम का कैप्टन मेरे सोफ़े की तरफ बढ़ आया था, जबकि वो हमारे टीम मैनेजर के साथ लाउंज से बाहर चली गई थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि मैं भागकर उसके पीछे जाऊं, मगर मैं जानता था ये मुमकिन नहीं था। अब मैं एक स्टार बॉलर था और मीडिया के इतने बहुत से लोगों के सामने ऐसी कोई हरकत अगले ही दिन अखबार में शाया हो जाती। सो मैंने खुद पर काबू पा लिया था, लेकिन अपनी टीम के कप्तान के सोफ़े पर बैठते ही मैंने एक लम्हे का इंतज़ार किए बगैर पूछा था, वो लड़की कौन थी जिससे आप बातें कर रहे थे? वो राबेल अली थी, यहाँ की असिस्टेंट कमिश्नर है। मैच के सारे इंतजामात भी उसकी ज़ेरे निगरानी हुए हैं। वो चाह रही थी कि हम अभी कुछ देर बाद स्टेडियम जाकर एक दफ़ा वहाँ की अरेंजमेंट का जायज़ा ले लें, ताकि अगर किसी चीज़ की कोई कमी है तो वो पूरी की जा सके। मैं मैनेजर और कोच के साथ थोड़ी देर में स्टेडियम जाऊँगा। वो मुझे बताकर चाय पीने में मशगूल हो गया। क्या ये लड़की वाकई असिस्टेंट कमिश्नर थी? ये सवाल मेरे साथ सोफे पर बैठे हुए नासिर ने किया था। उसके लहजे में तजस्सुस आमेज़ इश्तियाक था। हाँ बिल्कुल है, तुम्हें शुबा क्यों हो रहा है? टीम कैप्टन ने मुस्कुराते हुए नासिर से कहा। अगर मैं भी स्टेडियम चलूँ तो? मैंने गुफ्तगू में मुदाखलत की। वाई नॉट, श्योर, कैप्टन ने बड़ी फरागदिली से कंधे झुकाते हुए कहा था। कुछ देर तक हम वहीं बैठे रहे, फिर टीम के लिए कोस्टर आ गई थी और सब खिलाड़ियों ने अपना सामान उठाना शुरू कर दिया। हम लोग होटल नहीं जाएंगे, यहीं से ग्राउंड चलेंगे, इसलिए तुम अपना सामान और किट किसी प्लेयर को दे आओ ताकि वो उसे होटल ले जाए, कप्तान ने मुझे कहा था, और मैं सर हिलाता हुआ अपना सामान लेकर उठ खड़ा हुआ। कोस्टर तक जाने और टीम के फिजियो को सामान देने में 10 मिनट लगे थे, और जब मैं वापस वीआईपी लाउंज की तरफ आने लगा तो वो टीम मैनेजर के साथ बातें करती हुई लाउंज से निकल रही थी। मेरे कदम उसे देखकर रुक गए थे। उसने मुझे वहीं देख लिया था, लेकिन शनासाई नाम की कोई चीज़ उसके चेहरे पर नहीं झलकी थी। टीम मैनेजर उसके साथ चलते हुए आकर मेरे पास रुके।
एहसन साजिद कह रहा था कि तुम भी हमारे साथ जाना चाह रहे हो। उसने मुझसे इस्तफसार किया। मैंने इस बात पे सर हिला दिया था। मैनेजर ने उससे मेरा तारुफ करवाया था। ये राबेल अली हैं, यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर, और मेरे ख्याल में इन्हें तो आप जानती ही होंगी। ये एहसन मंसूर हैं, दुनिया के टॉप ऑलराउंडर में शुमार होता है इनका। वैसे ये बॉलर ज़्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल जानती हूँ, मेरा जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छा है। मुझे मशहूर और अहम लोगों के बारे में काफ़ी मालूमात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उसने मैनेजर से बातें करते हुए अचानक मुझे मुखातिब किया। मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा जनरल नॉलेज हमेशा से ही ख़राब है। मुझे अहम लोगों के बारे में भी कुछ पता नहीं होता। मेरा लहजा बहुत मानेखेज़ था, लेकिन वो किसी किस्म का नोटिस लिए बगैर बोली, ये आपका ही नहीं, बहुत से लोगों का मसला होता है, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप क्रिकेटर हैं, और क्रिकेटर्स का जनरल नॉलेज जितना ख़राब होता है वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। कम से कम हमारी टीम का रिकॉर्ड तो इस बात का गवाह है। हमारी टीम मैनेजर ने उसकी बात पर हल्का सा खहका लगाया और वो कदरे झेंप गया। उसके जुमलों में अभी भी वही पुरानी काट थी जिसके लिए वो मशहूर थी। हम उसके साथ चलते हुए बाहर आ गए थे, जहाँ 2 गाड़ियाँ हमारी मुंतज़िर थीं। एक गाड़ी में पहले ही हमारे कोच और कैप्टन विराजमान थे, इसलिए मुझे दूसरी गाड़ी में टीम मैनेजर और राबेल अली के साथ बैठना पड़ा। वो फ्रंट सीट पर ड्राइवर के बराबर में बैठी हुई थी और तमाम रास्ते हमारे मैनेजर के साथ बड़े प्रोफेशनल अंदाज में इंतजाम के बारे में बातें करती रही। 1 हफ्ते तक हम फैसलाबाद रहे और इन 7 दिनों में तकरीबन रोज़ाना ही 2-3 बार इससे आमना सामना हुआ। वो बड़े खुशगवार अंदाज में मुझसे हाल अहवाल पूछती रही और मुझे इस खुशफहमी में मुब्तला करती रही कि शायद मेरे बारे में उसकी सोच बदल चुकी है। अब वो भी मेरे लिए अच्छे जज्बात रखने लगी है। सो इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला कर चुका था। टेस्ट मैच के आखिरी दिन मकामी इंतज़ामिया की तरफ से दोनों टीमों को इशाइया दिया गया। इशाइया एक मकामी होटल में दिया गया था। राबेल भी वहाँ मौजूद थी। इशाइये का अभी बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ था जब मैंने राबेल के पास जाकर कहा था कि मैं उससे चंद बातें करना चाहता हूँ। वो दूसरे लोगों से एक्सक्यूज़ करती हुई बड़ी खुशदिली से मेरे साथ आ गई थी। हम हॉल से निकलकर होटल के अगबी लॉन की तरफ आ गए थे। बैठे, मैंने लॉन में बड़ी चेयर्स की तरफ इशारा किया और खुद भी एक चेयर खींचकर बैठ गया। आप कुछ कहना चाहते थे मुझसे? उसने चेयर पर बैठते ही मुझसे सवाल किया। मैंने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसका चेहरा देखने लगा। वो पर्पल सूट में मलबूस तराशीदा बालों को माथों से हटाते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा नहीं था कि वो पहली खूबसूरत लड़की थी जिसे मैंने देखा था। जिन लड़कियों से मेरी दोस्ती थी उनके सामने राबेल अली बहुत आम, बहुत मामूली नज़र आती थी, लेकिन बस ये दिल था जिसे उसके सामने हर खूबसूरती मान नज़र आती थी, और मैं था जिस पर बस इसका जादू सर चढ़कर बोल रहा था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। किसी तमीज़ के बगैर मैंने वो जुमला कह दिया जिसे बोलना मुझे एक बहुत दुश्वार गुजार अमल लगता था। सिर्फ एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर हैरानगी झलकी थी, लेकिन फिर उसका चेहरा बेतासुर हो गया था और बड़ी पुरसुकून आवाज़ में उसने मुझे कहा था, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? मैंने बड़ी बेताबी से उससे पूछा। क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी है और 4 माह तक मेरी शादी होने वाली है। उसकी बात सुनकर मुझे यूँ लगा था जैसे अब मैं कभी सांस नहीं ले पाऊँगा, जैसे ज़मीन की गर्दिश एकदम रुक गई थी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। अपनी आवाज़ मुझे जैसे किसी अंधे कुएं में से आती हुई महसूस हुई थी। कौन है वो? उसका नाम ज़ागम हैदर है। वो एक CSP ऑफिसर है और आजकल इंटीरियर मिनिस्ट्री में काम कर रहा है। क्या ये लव मैरिज है? मैंने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा था। मैं इसे लव मैरिज तो नहीं कह सकती। हाँ, अलबत्ता ये पसंद की शादी ज़रूर होगी। असल में हम दोनों साथ पढ़ते रहे हैं, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है और अंडरस्टैंडिंग भी। सो उसने मुझे प्रपोज़ किया एंड दैट्स इट। क्या तुमसे मुझसे ज़्यादा मोहब्बत कोई कर सकता है? मैंने बहुत तेज़ आवाज़ में कहा। वो चंद लम्हों तक नागवारी से मेरी तरफ देखती रही और बेशुस्ता अंग्रेज़ी में बोली, पता नहीं मुझे ये खुशफहमी क्यों हो गई थी कि तुम्हारा दिमाग अब ठीक हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम अब तक बिल्कुल वैसे ही हो। तुम्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं आया। हाँ, मैं आज भी वही हूँ जो तुमसे मोहब्बत करता था और आज भी बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। मैंने उसी की रवानी से अंग्रेज़ी में ही उसे जवाब दिया था। तुम्हें इस किस्म की बातें करते हुए शर्म क्यों नहीं आती? क्या तुमको याद है कि कितनी लड़कियों से तुमने यही जुमला कहा होगा? शायद तुम्हें उनकी तादाद भी याद नहीं होगी। उसने बड़े सादमौर लहजे में मुझसे कहा। मैंने आज तक ये जुमला सिर्फ एक लड़की से कहा है और वो तुम हो। सो मुझे तादाद अच्छी तरह याद है। तुम क्या हर लड़की से यही कहते हो? उसने बड़े तीखे अंदाज में मुझसे पूछा था।
तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हर लड़की से ये बात कहता फिर रहा हूँ? ये सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं ये बात कह रहा हूँ। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने बड़े उकताए हुए अंदाज में हाथ हिलाते हुए कहा, ऑल राइट, माना कि तुम बहुत पारसा हो, लेकिन मुझे तुम्हारी पारसाई से कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे ख्याल में अब मुझे चलना चाहिए, डिनर शुरू होने वाला है। उसने टेबल पर रखे हुए अपने हैंड बैग पर हाथ रखा और मैंने एकदम उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुमसे अभी बहुत कुछ कहना है, तुम सुने बगैर नहीं जा सकती। उसकी आंखों में देखते हुए मैंने बड़े बेखौफ अंदाज में कहा था, मेरा हाथ छोड़ दो। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश किए बगैर मुझे कहा था, मैं नहीं छोड़ूंगा। एक अजीब सी जिद मुझ पर सवार हो गई थी। तुम छोड़ोगे, ज़रूर छोड़ोगे, अगर ऐसे नहीं तो बेइज्जत होकर छोड़ोगे। मैं तुम्हारी कोई फ़ैन हूँ, ना ही कोई गर्लफ्रेंड जिसके साथ तुम रोमांस लड़ाने के लिए यहाँ बैठे हो। मेरे एक इशारे, एक आवाज़ पर तुम पुलिस स्टेशन में होगे और तुम्हारी कोई शोहरत और कारकर्दगी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तुम हीरो से ज़ीरो बन जाओगे। सो बेहतर है कि ऐसी किसी सूरत हाल से पहले ही मेरा हाथ छोड़ दो। और मैंने उसका हाथ छोड़ दिया था। अपनी कमज़ोर पोजीशन का एहसास मुझे हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसका जुनून मेरे सर से उतर गया था। मुझे सिर्फ एक बात बता दो, जिस शख्स से तुम शादी कर रही हो उसमें ऐसी कौन सी खूबी है जो मुझ में नहीं? उसके पास वो कौन सी चीज़ है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता? मैंने हाथ छोड़ते ही उसे सवाल कर दिया था। वो अपना हाथ पीछे हटाकर एकदम बड़े इत्मीनान से कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गई। और राइट, मेरा ख्याल है मुझे तुम्हें आईना दिखाना ही पड़ेगा। तुम क्रिकेटर्स, एक्टर्स और पॉलिटिशियंस असल में खुशफहमी के कीड़े होते हो। सारी उम्र खुशफहमी में पलते रहते हो और ज़रा सी हकीकत सामने आने पर ऐसे तड़पने लगते हो जैसे जोंक पर नमक डाल दिया जाए। क्या तुम सच सुनने का हौसला रखते हो? तुम्हारे मुँह से मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, चाहे वो कितनी ही कड़वी बात क्यों ना हो। वेल सेड। ओके, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारे पास है क्या? तालीम है? उसका लहजा जहरीला था और सवाल उससे भी ज़्यादा तल्ख। तालीम से क्या होता है? ये कोई इतनी अहम चीज़ नहीं है। मैंने बड़ा कमज़ोर सा दिफा किया था। ठीक है बखल, तुम्हारे तालीम कोई इतनी भी अहम चीज़ नहीं है तो चलो मान लेते हैं, लेकिन ये बताओ कि अच्छा किरदार है तुम्हारे पास? तुम्हें मेरे किरदार में क्या खामी नज़र आती है? मैंने उससे पूछा। तुम्हारे स्कैंडल्स? मेरे स्कैंडल्स की बात मत करो, ये सब मीडिया की ब्लैकमेलिंग है। पता नहीं कैसी स्टोरीज बनाकर छापते रहते हैं। मैंने मुश्तिल होकर उसकी बात काट दी थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझे कभी इस तरह तुम्हें असली चेहरा दिखाना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे बारे में शाया होने वाली खबरें ज़्यादा ध्यान से पढ़ती, बल्कि इकट्ठी करके रख लेती। लेकिन क्या ये हैरत की बात नहीं है कि सारे ही अखबार तुम्हारे अफेयर्स छापते रहते हैं? बल्कि लोकल या नेशनल प्रेस को तो छोड़ो, इंग्लैंड के प्रेस को भी तुमसे परखाश हो गई है। वो भी तुम्हारा एक से एक अफेयर सामने लाता रहता है। तुम्हें ये ब्लैकमेलिंग इसलिए लगती है क्योंकि वो लोगों के सामने तुम्हारी असलियत जाहिर कर देते हैं। लेकिन याद रखो, ये वही अखबारात हैं जो तुम्हारे खेल के कारनामों को जाली रूप से शाया करते हैं, जिन्होंने तुम्हें बॉलिंग की दुनिया का देवता बनाया था और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बदनाम कर रहे हैं। तुम ये क्यों नहीं मान लेते कि तुम इखलाकी तौर पर बहुत गिर चुके हो? राबेल, बस ये सब बंद करो। मैंने हाथ उठाते हुए उसे बोलने से रोक दिया। अगर ये सब सच है तो भी मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे शादी के बाद ये सब छोड़ दूँगा। ठीक है, कुछ गलतियाँ मुझसे ज़रूर हुई हैं, लेकिन ऐसी गलतियाँ किससे नहीं होती। लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपने आप को बदल लूँगा। तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा बनकर दिखाऊँगा। अपने जुमले के अख्तिताम पर मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा था। उसकी आंखों में जैसे शोले लपक रहे थे। जो मर्द किसी औरत से ये कहता है कि वो उसके लिए अपने आप को बदल लेगा, उससे बढ़कर फ्रॉड और मक्कार कोई दूसरा नहीं होता। जो शख्स अपने मज़हब के लिए अपनी पारसाई बरकरार नहीं रख सकता, जो शख्स अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और नाम के लिए अपनी आवारगी पर काबू नहीं पा सकता, जो शख्स अपने माँ बाप के पढ़ाए हुए तमाम सबक भूल कर पस्ती की इंतहा तक पहुँच जाता है, वो खुद अपनी नज़रों में अपना एहतराम और इज़्ज़त बाकी रखने की परवाह किए बगैर अय्याशी करता है, वो किसी औरत के लिए ख़ुद को क्या बदलेगा? तुम्हारी इस बात ने तुम्हें मेरी नज़रों से और गिरा दिया है। आखिर मैं तुम्हारे जैसे आवारा और बदकिरदार शख्स को अपना शौहर कैसे बना सकती हूँ? तुम्हें एक ऐसे शख्स पर तरजीह कैसे दे सकती हूँ? हु इज़ अ थॉरो जेंटलमैन? ये जो तुम क्रिकेटर टाइप्स की चीज़ें होते हो ना, पता नहीं कैसे ये कीड़ा तुम लोगों के दिमाग में घुस जाता है कि तुम लोग जहाँ जाओगे तो लोग तुम्हें पलकें बिछाए मिलेंगे। जिससे मिलोगे वो लोगों को एयर टू एयर स्माइल देता फिरेगा। जिस चीज़ की तरफ हाथ बढ़ाओगे वो मकनातीस की तरह खींचती हुई तुम्हारी तरफ आ जाएगी।